गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समास। समास में सबसे पहले हम जानेंगे समास की परिभाषा, यानी कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो इसमें सबसे पहले हम पता करेंगे समास किसे कहते हैं, यह समास क्या है। फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे समास विग्रह। उसके बाद समास के प्रकार, यानी कि समास कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे समास के प्रकारों को विस्तार रूप से, जैसे कि आपके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास के भी विस्तार से भेद देखेंगे। द्वंद्व समास, यानी कि इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप, यानी कि किसी भी बड़े रूप को अगर आप छोटे रूप में बदल देते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, समास के नाम से जानते हैं। या दूसरे शब्दों में इसको हम अगर जानना चाहें तो जब दो या दो से अधिक शब्द या पदों को जब हम छोटे रूप में लिख देते हैं, या उसमें से कुछ शब्दों का लोप कर कर या विभक्तियों का लोप करके उसको छोटे रूप में लिख देते हैं तो उसे समास कहा जाता है। या उसी चीज़ को हम समस्त पद कहते हैं, या उसी को हम सामासिक शब्द के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर, यानी कि इसको अगर हम एक छोटे से संक्षिप्त रूप में बोलना चाहें तो के लिए को हटा भी सकते हैं। रसोई के लिए घर, उसको हम रसोई घर के नाम से भी जानते हैं। तो रसोई के लिए घर जो होगा वो आपका समास अगर उसका हम बनाएंगे तो उसका समास जो होगा वो रसोई घर बनेगा, जो एक सामासिक शब्द होगा, या इसी को हम समास बोलेंगे। तो समास की परिभाषा, पहले तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, ये क्लियर हो गया। उसके बाद समास में विभिन्न जो शब्द होते हैं, जो दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसमें से कुछ पद या कुछ विभक्तियों का हम लोप कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, उनको छिपा देते हैं। तो उससे जो छोटा रूप सामने आता है हमारे, उसी को हम समास के नाम से जानते हैं। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं समास विग्रह। तो समास विग्रह की अगर बात की जाए तो समास विग्रह में आपका जो दो या दो से अधिक पदों को जब हमने जोड़ करके एक छोटे रूप में लिखा था और उसमें से कुछ पद या कुछ विभक्तियों का लोप कर दिया था, तो वापस से समास विग्रह के समय पर हम क्या करेंगे कि जो हमने छोटा रूप लिखा था उसको वापस से अपने पुराने रूप यानी कि बड़े रूप में लिख देना, यही उसका समास विग्रह हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने, यानी कि उनको अलग अलग करके, और जो शब्द या पद या विभक्ति जो आपने लोप किया था, जो छिपाया था, उसको वापस से लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो उसका विस्तृत रूप मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह। जैसे उदाहरण हम पुराना वाला ले लेते हैं कि रसोई घर। रसोई घर हमने क्या, एक समास पद था, सामासिक पद था या समास था, क्योंकि उसको हमने छोटे रूप में लिखा हुआ था। उसको अगर बड़े रूप में फिर से लिखना चाहे तो बड़े रूप में वो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर फिर से हो जाएगा। तो रसोई के लिए घर जो होगा वो आपका समास का समास विग्रह हो गया है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का अगर हम समास विग्रह करते हैं, विद्या के लिए आलय, या हमारे पास अगर कहीं पे विद्या के लिए आलय लिखा हुआ है तो उसको हम समास बना सकते हैं या सामासिक पद बना सकते हैं, विद्यालय। माता पिता, तो माता और पिता। इसके बाद हम देखते हैं इसमें से समास के प्रकार। तो समास मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार के होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि दो दो समास को एक साथ याद करके एक साथ लिख करके याद कर लेते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं, जिससे आसानी से याद हो जाएगा। अव्ययीभाव के साथ तत्पुरुष आप याद रखेंगे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद आप द्वंद्व समास, द्वंद्व के साथ आप लेंगे द्विगु को, द्वंद्व समास, द्विगु समास। फिर उसके बाद बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। पहले अगर आपको अव्ययीभाव है तो उसके साथ कौन सा आता था, आपको ये याद रखना है। तो अव्ययीभाव के साथ हमने कौन सा याद किया है, तत्पुरुष समास। द्विगु के साथ कौन सा किया है, द्वंद्व समास। और कर्मधारय के साथ कौन सा किया हुआ है, बहुव्रीहि। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय अगर आ रहा है हमारे पास तो कर्मधारय के साथ बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा। तो अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात की जाए तो अव्ययीभाव समास जो है वो आपका प्रायः इसकी परिभाषा में सीधा सीधा सा है कि इसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और साथ साथ में अव्यय होता है। और दूसरा पद जो होता है, या पूरे पद, सॉरी दूसरा पद नहीं, इसका जो पूरा पद होता है वो भी अव्यय का काम करता है। अब अव्यय होता क्या है, सबसे पहले अव्यय तो हमने जान लिया कि पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है, लेकिन अव्यय होता क्या है।
तो किसी वाक्य के अंदर ऐसे शब्द जो उस वाक्य का लिंग वचन और कारक बदलने पर नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ से हम कुछ एक उठा लेते हैं। मोहन प्रतिदिन बाज़ार जाता है। मोहन प्रतिदिन बाज़ार जाता है, तो मोहन यहाँ पे आपका कर्ता हो गया। अगर इसका लिंग बदल दीजिए तो मोहन की जगह पे आप सीता कर दीजिए, तो सीता प्रतिदिन बाज़ार जाती है। ठीक है, इसका आप काल बदल दीजिए, सीता प्रतिदिन बाज़ार जाती थी या सीता प्रतिदिन बाज़ार जाएगी, ये हो गया। कारक बदल दो, काल बदल दो, लिंग बदल दो, वचन बदल दो, या बे प्रतिदिन बाज़ार जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो प्रतिदिन शब्द जो होगा आप कुछ भी बदल दीजिए, प्रत्येक वाक्य के अंदर आपका प्रतिदिन का प्रतिदिन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज या कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे शब्दों को ही हम अव्यय के नाम से जानते हैं। ऐसे शब्दों को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका हो गया, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि एक ही शब्द, जैसे दिन दिन, तो दिनों दिन हो जाएगा, रात रात, रातों रात हो जाएगा, और ये अव्यय की तरह काम करते हैं, तो इनको भी किस नाम से जाना जाएगा? अव्ययी भाव समास। और तीसरा, अगर कोई शब्द जो है उसमें अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं संस्कृत का, तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, अच्छी के आगे। यानी कि ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सारे आप लिख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर देंगे। वैसे मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगा, जिसमें से आप इसको सारे को नोट डाउन कर लेंगे। अगला समास आता है आपका, पहले हमने पढ़ लिया अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान था। तत्पुरुष में थोड़ी सी समानता होगी। समानता क्या होगी? तत्पुरुष समास जो है इसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद। और विभक्ति लिंग वचन पद के अनुसार दूसरे वाला जो पद होगा उसी के अनुसार बदलेगा। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी कि जो तत्पुरुष समास जो होता है उसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें से एक किसी विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति या फिर उसको हम कारक के नाम से भी जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें से कर्ता और संबोधन को हटा दिया जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी सारे जो होते हैं आपके 6 बीच वाले, वो सारे आपके उसमें से किसी एक विभक्ति का लोप होगा या हटाया जाएगा जब हम समास बनाएंगे। और जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें से उन विभक्तियों में से किसी एक का प्रयोग हो जाएगा। विभक्तियों के अनुसार जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं, क्योंकि 6 विभक्ति हमने ली हुई हैं बीच वाली। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। तो कर्म क्या होता है? को। जैसे इसमें से जब भी हम किसी समस्त पद का या समास का समास विग्रह करेंगे तो उसमें को जरूर आएगा। जैसे जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। वनगमन, वन को गमन, यानी कि को जरूर आएगा। अगर को आ रहा है तो यहाँ पर को से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। इसकी अगर परिभाषा कर्म तत्पुरुष की देखी जाए तो परिभाषा आपकी तत्पुरुष समास ही बन जाएगी कि ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो और वहाँ पर को विभक्ति का लोप हो, तो इसको हम कर्म तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। करण तत्पुरुष समास, तो करण तत्पुरुष समास की परिभाषा भी आपकी वहीं से आ जाएगी। करण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या आएगी आपकी? कि ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और वहाँ पे से या के द्वारा या करण कारक का लोप होता है। से या के द्वारा जो होता है वो आपका करण कारक होता है, इनका लोप होता है। इनको हम करण तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक क्या होता है आपका? के लिए। तो ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और वहाँ पर संप्रदान कारक का लोप होता है या फिर के लिए का लोप होता है। जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला होगा आपका अपादान तत्पुरुष समास।
तो अपादान में होता है आपका से। ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो और वहाँ पे अपादान कारक का लोप होता है, यानी कि से का लोप किया जाता है, से को हटा दिया जाता है, इसमें अपादान तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पद पद चयुक्त, पद से चयुक्त, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको और देखनी होगी, वो क्या देखना होगा आपको कि अपादान और करण दोनों में आपका से आता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। करण में आपका जो कारक होता है वो आपके हाथ में होता है, जिस चीज़ से आप कोई काम कर रहे हैं वो आपके पास रहता है, आपसे दूर नहीं होता है। जैसे छात्र को डंडे से पीटना, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, तो मतलब कोई सामान जो होगा उसमें रत्न जुड़े हुए रहेंगे, उसमें जड़ित होंगे, जुड़े हुए रहेंगे यानी कि उसके साथ रहेंगे। अपादान में क्या होता है, उससे अलग हो जाते हैं। से का मतलब होता है पृथक होना या अलग होना। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण अलग हो गया, मुक्त अलग हो गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट मतलब मार्ग जो था जिस पर हमें चलना था वो मार्ग अलग हो गया और हम उस मार्ग की बजाय दूसरे रास्ते पर चलने लगे, यानी कि उससे हम अलग हो गए, इसको मार्ग भ्रष्ट बोला जाएगा। अगला है आपका संबंध तत्पुरुष। तो ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक का लोप होता है, यानी कि का के की का लोप होता है, वहाँ पर संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता। तो इसमें आप ऐसे तत्पुरुष समास में अगर आपको कोई विभक्ति मिल जाती तो उस विभक्ति के हिसाब से आप इसको आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा समास रहेगा या कौन सा उसका कारक होगा, कौन सा उसका भेद होगा। अगला आप देखते हैं इसमें से अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में आप इसमें क्या देखेंगे कि मैं और पर का लोप होगा, यानी कि ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें अधिकरण कारक का लोप होता है, यानी कि मैं और पर का लोप होता है, उसको अधिकरण कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो ये तत्पुरुष समास आप बिल्कुल ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसमें जिस कारक का लोप होगा बस आपको कारक याद करना होगा और कारक में पहला और अंतिम कारक जो होता है यानी कि कर्ता कारक और संबोधन कारक, उसको आपको छोड़ देना होगा। इसके बाद आपकी बात आती है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। यानी कि पहले थोड़ा सा ध्यान अगर रखा जाए तो अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में क्या था, दूसरा पद प्रधान था। दूसरे पद को कहीं कहीं आप उत्तर पद के नाम से भी जानेंगे, दूसरे पद को क्या बोला जाता है, उत्तर पद बोला जाता है। द्वंद्व समास में आके क्या हो गया आपका, दोनों पद प्रधान हो गए। द्वंद्व में क्या हो गया, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। और इनको जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दाल रोटी, रुपया पैसा, ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें और आपका आ जाएगा और दोनों ही बराबर के रहेंगे और दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास आपका वैसे द्वंद्व से हो गया, द्वंद्व में आपके क्या था, दोनों ही पद प्रधान थे। बहुव्रीहि में आपका क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। उस याद कीजिए स्टार्टिंग से तो आपका मिलता जाएगा आपको। अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में क्या था आपका, दूसरा पद प्रधान था। और उसके बाद आपका द्वंद्व आ गया, दोनों ही पद प्रधान थे। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं, वो तीसरे की प्रधानता बताते हैं, यानी कि अपने अर्थ की बजाय किसी तीसरे अर्थ को प्रधानता देंगे। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी आदि शब्द आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, तो गज जैसा आनन जिसका होता है या गज का आनन होता है उसको क्या बोलते हैं, गणेश। तीन नेत्र हैं जिसके, तो ना तो तीन प्रधान है ना ही नेत्र प्रधान है, यहाँ पे कौन प्रधान है, शिव। चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि ना तो चार प्रधान है ना ही भुजा प्रधान है, इसका मतलब क्या है, विष्णु। सठ षडानन, सठ यानी कि छः आनन है जिसके, तो कार्तिकेय। तो यहाँ पे भी 10 आनन है जिसके, यानी कि 10 सिर वाला जो है, 10 सिर जिसके होते हैं, तो ना तो 10 यहाँ पर प्रधान है ना ही सिर। यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, रावण के बारे में। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि जो आपका बहुव्रीहि समास होगा उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो किसी तीसरे की व्यवस्था विशेषता बताता है। अगला देखते हैं द्विगु समास।
तो द्विगु समास में प्रायः क्या होता है आपका, एक पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी कि आपका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची रहेगा और वो किसी समूह का बोध कराएगा, यानी कि ग्रुप के बारे में बताएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि किसी का दूसरा अर्थ बताने लग जाए, बहुब्री समास की तरह दूसरा अर्थ नहीं बताएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, तो त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, दो राह, दो राहों का समाहार, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। तो इस टाइप से जो भी होगा वो आपका संख्या का ही बोध कराएगा, किसी तीसरे पद के बारे में बहुब्री समास की तरह नहीं बताएगा। यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, और द्विगु समास जो होता है वो बाकी सारे समासों से बहुत ही आसान होता है। अगला है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण का मतलब होता है कि पहला पद आपका मतलब ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण के नाम से जानते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो जो कमल जो है वो संज्ञा हो गया और नीला जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो नीला आपका विशेषण हो गया, कमल आपका विशेष्य हो गया। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, महर्षि, महान है जो ऋषि, नराधम, अधम है जो नर, मतलब कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर जो एक दूसरा शब्द, दूसरा पद जो होगा वो आपका विशेष्य का काम करेगा, और पहला पद जो होगा वो आपका विशेषण का काम करेगा। तो अगर इस प्रकार से आपका ये होता है तो यहाँ पे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। एक बार हम इसको दूसरे बार रिवाइज कर लेते हैं सारे को। सबसे पहले क्या था, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में आपका क्या था, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है और पूरा पद भी अव्यय होता है। अव्यय क्या था, तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग करने पर उसका लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी बदल दीजिए लेकिन उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे शब्द को अव्यय के नाम से जाना जाता है। एक और क्या परिभाषा थी इसकी, यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, यानी कि एक ही शब्द दो बार आ जाए और जो दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द बनाएंगे, जैसे रात रात हो गया, तो रात रात को मिलकर क्या बनेगा, रातों रात, रात रात का रातों रात बन गया, और रातों रात किसका काम करेगा, आपका अव्यय का काम करेगा। तो अव्यय का काम करेगा तो उसमें आपका अव्ययी भाव समास हो गया। ये आप किसी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं कि उस वाक्य का लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी आप बदलते हैं तो क्या उस शब्द में कोई परिवर्तन आ रहा है। अगर उस शब्द में परिवर्तन आ रहा है तो वो आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा, यानी कि वो पद जो होगा, वो शब्द जो होगा वो आपका अव्यय नहीं होगा। अव्यय नहीं होगा तो फिर इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा। इसके बाद तत्पुरुष समास, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसके साथ साथ एक इसका जो विभक्ति होता है, यानी कि कारक जो होता है उसका लोप किया जाता है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है। और विभक्ति जो होती है वो आपकी 8 यानी विभक्ति या कारक जिनको बोल दीजिए, तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं, जिसमें से पहला यानी कि पहला आपका होता है कर्ता कारक और अंतिम होता है आपका संबोधन कारक। तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी बीच वाले जितने भी होते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक, ये आपके 6 भेद होते हैं किसके, तत्पुरुष समास के, इन्हीं कारक के आधार पर। तो आपको कारक पहले याद करना होगा। अगर आपको कारक याद हो जाता है तो आप इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं इसके बारे में कि आपका जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास यहाँ से थोड़ा सा इनमें साथ साथ में थोड़ा सा रिलेशन भी बनाते जाएंगे। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था, तो द्वंद्व समास में क्या हो गया, द्वंद्व समास में आपके दोनों ही पद प्रधान हो गए। सिस्टम से आप याद रखेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों या तो विलोम होते हैं, लेकिन ये सदैव नहीं होता। और इनको जब हम समास विग्रह करते हैं तो और शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर या शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका बहुव्रीहि, तो बड़ा आसान सा चलता आ रहा है कि पहले में क्या था, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में क्या था, दूसरा पद प्रधान था, द्वंद्व में क्या आ गया, दोनों ही पद प्रधान हो गए। अब बेचारे पहला प्रधान कहीं, दूसरा प्रधान कहीं, दोनों प्रधान, बहुव्रीहि में जाके क्या हो गया, सब में झगड़ा हो गया कि ना तो मैं प्रधान ना तू प्रधान, दोनों को हटा दिया, अब किसी तीसरे को ही प्रधान बना दिया इसमें। तो इस प्रकार से इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो गया। तो जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आप रिलेशन के साथ इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ इसको समझ जाएंगी। पहले वाले में पहला प्रधान, दूसरे वाले में दूसरा प्रधान, तीसरे वाले में दोनों प्रधान, चौथे वाले में कोई नहीं प्रधान। तो पदों के बारे में आपका विशेष रूप से इसमें से
रिलेशन बन जाएगा और इसको आप इजीली इसको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला पद प्रधान रहेगा, कौन सा प्रधान नहीं रहेगा। इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है वो आपका सबसे अलग होता है। द्विगु समास आपका क्या कहता है? द्विगु समास आपको बताता है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्यावाची होता है, इसमें एक संख्या आएगी और ये जो संख्या होगी साथ साथ में ये आपका बहुब्री में जैसे संख्या आ जाती है तो बहुब्री में, लेकिन फिर भी वो किसी तीसरे के बारे में बताता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन ये किसी तीसरे के बारे में नहीं बताएगा, ये किसी समूह के बारे में बताएगा, मतलब उस संख्या को ही बताएगा, किसी तीसरे पद के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। अगर तीसरे पद के बारे में बताता है तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, जैसे दशानन हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है, तो वहाँ पर आपका फाइनली वो बहुब्री समास हो जाता है, क्योंकि चतुर्भुज जो होता है वो कार्तिकेय हो जाते हैं और दशानन जो है वो रावण को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो दोनों ही आपके बहुब्री समास में चले जाते हैं। यहाँ आपका दोराहा, त्रिभुज, त्रिलोक, त्रिरत्न, ये सब जो होंगे जो आपके किसी तीसरे पद की विशेषता नहीं बताएंगे, ये सारे जो होंगे वो आपके द्विगु समास के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट वाला बचता है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य आप समझ सकते हैं कि ऐसा शब्द जो किसी वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की उस वाक्य के अंदर विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है समास, ये पूरा कवर हो गया है। इसको आप कॉपी में नोट भी कर लेंगे और इसकी जो PDF रहेगी वो मैं आपको भेज दूँगा, और इसको नोट डाउन करके अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉल करके इसमें पूछ सकते हैं।